Hello students. So today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 3, Poverty as Challenge of class 9th. So इससे पहले आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम 3rd चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक, पोवर्टी एज अ चैलेंज. पोवर्टी मीन्स गरीबी. गरीबी जो कि हमारे स्टेट का हमारी कंट्री का बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आज हम उसको समझने वाले हैं कि चैलेंज किस तरह से है और इसको ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. पोवर्टी को सोशल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया है हम उसे देखेंगे. किस तरह से डिफ़ाइन किया है इसका इन्होंने 2 तरह से इसको डिफ़ाइन किया है. एक तो अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं वहाँ किस तरह से पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया गया है और रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए पॉवर्टी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है. हम इस चैप्टर में इट्स एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है जिसको हम देख करके ये कहते हैं कि कौन लोग पुअर हैं और कौन मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं. एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी आने वाला है कि एक सेट क्राइटेरिया रखा गया है, पॉवर्टी लाइन रखी गई है जिसके नीचे जो लोग आते हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग हैं उन्हें हम पुअर कहते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पॉवर्टी वाली कैटेगरी में नहीं रखते. ठीक है. इसके अलावा हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं, पॉवर्टी एंड इट्स कंपैरिजन देखने वाले हैं, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ देखने वाले हैं. मतलब इंडिया में ही विद इन इंडिया अलग अलग स्टेट में जो पॉवर्टी को लेकर कंपैरिजन है हम उसे देखने वाले हैं. ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखने वाले हैं. हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पॉवर्टी का क्राइटेरिया क्या है. कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी देखने वाले हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. एंटी पॉवर्टी मेजर्स देखने वाले हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और फिर हम इसके साथ ही चैलेंजेस भी पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके. सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. हम सबसे पहले पॉवर्टी को समझेंगे कि पॉवर्टी क्या है. स्टूडेंट्स, पॉवर्टी की डेफिनेशन अपने हिसाब से सबकी अलग अलग हो सकती है ना. लाइक अगर हमारे घर में टीवी है पर फ्रिज नहीं है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, एक फैमिली अपने लिए उसको कंसिडर कर सकती है कि वी आर पुअर. ओके. अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और आपके फ्रेंड के पास एक आईफोन है तो आप अपने आप में उसको पॉवर्टी का क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि आपके पास वो वाला मोबाइल नहीं है. सो ये सबके लिए अपनी एक अलग अलग टाइप डेफिनेशन हो सकती है. बट सोशल साइंस में जिस तरह से आप इसे पढ़ने वाले हैं, एक पॉवर्टी का क्राइटेरिया सेट किया गया है, एक उसको ब्रॉड वे में देखा गया है कि पॉवर्टी एक्चुअली है क्या. हर किसी की डेफिनेशन अपनी अलग अलग हो सकती है बट हम उसको पॉवर्टी नहीं मान सकते. ओके. दैट इज़ योर पर्सनल ग्रोथ. अपनी पर्सनल ग्रोथ को आप पॉवर्टी में कंसिडर नहीं कर सकते हैं. तो देखते हैं कि पॉवर्टी की एक्चुअली जो सोशल साइंस में आप पढ़ेंगे एक्चुअली डेफिनेशन क्या है. ठीक है. तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिस पर कि हम पॉवर्टी को देखने वाले हैं. पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. पॉवर्टी का मतलब है जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है, या अगर है तो बहुत मिनिमम कम मात्रा में है. लैक ऑफ शेल्टर, जिनके पास शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, उनको भी हम पॉवर्टी में कंसिडर कर सकते हैं. पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स अ लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. ऐसे ग्रुप को भी हम पुअर कह सकते हैं जिनके पास क्लीन वाटर नहीं है या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, रेगुलर जॉब्स नहीं है. ओके. ऑल ऑफ द अबव इट मीन्स लिविंग विद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. मतलब अगर आप इस तरह से आप नहीं, कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो कि हेल्पलेसनेस फील करता है, जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बेसिक नीड्स को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम पुअर कह सकते हैं. और इसी को हम क्या बोलेंगे, यही पॉवर्टी कहलाती है. 1 मिनट.
तो इसको हम कंक्लूड करते हैं, जो भी बेयर मिनिमम क्राइटेरिया हमने सेट करा है वही मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि आप किसी ग्रुप के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, या क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, उन्हें बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, रेगुलर जॉब्स नहीं है। अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में भी इससे पहले पढ़ा था कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्कस एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉवर्टी को ही डिफ़ाइन कर रहा है। ये एक बेयर मिनिमम डेफिनेशन हो गया है पॉवर्टी के लिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम दो स्टोरीज़ की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। दो स्टोरीज़ हैं, एक स्टोरी है अर्बन केस और दूसरा है हमारा रूरल केस। अर्बन केस में आप देखेंगे कि एक 33 ईयर ओल्ड रामसरन नाम के व्यक्ति हैं, हु वर्क्स इन अ फ्लावर मिल, एक फ्लावर मिल में काम करते हैं रांची झारखंड में। ही अर्न्स 1500 अ मंथ, ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, ओके, विच ही इज़ नॉट ऑफन, द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। मतलब उसकी जो फैमिली है, 6 मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, ही अर्न्स 1500 अ मंथ, और इतने मनी में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू मैनेज द लाइवलीहुड। ओके, विलेज में रहते हैं रामगढ़ में। उनके जो फैमिली है, हिज फादर आर लैंडलेस लेबर, डिपेंड्स ऑन रामसरन। उनके जो फादर है, रामसरन के जो फादर हैं, एक लैंडलेस लेबर हैं। लैंडलेस लेबर मतलब कि उनका अपना खुद का लैंड नहीं है, वो दूसरे किसी के यहाँ पर जाकर एज अ फार्मर या एज अ लेबर वहाँ काम करते हैं। एंड हिज ब्रदर लिव्स इन हज़ारीबाग फॉर सस्टेनेंस। जो उसका ब्रदर है वो भी हज़ारीबाग में रहते हैं अपने इसी तरह के सर्वाइवल के लिए। रामसरन जो है लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। सिटी के बाहर वो एक 1 रूम रेंटेड हाउस में रहते हैं। ओके, इट इज़ अ टेम्प्रेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। बहुत मतलब कच्चा सा उनका घर बना हुआ है। उनकी वाइफ है, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम मेड है इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800। तो जो उनकी वाइफ है वो भी हाउस होल्ड वर्क करती हैं दूसरों के घर में जाकर, एंड शी अर्न्स 800। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो रामसरन है उनकी स्थिति कितनी ख़राब है। वो 1500 अ मंथ कमाते हैं और वो भी रेगुलर नहीं है। उनकी वाइफ जो है वो एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती है, जो कि 800 मंथ कमाती हैं। ओके, एक छोटा सा घर है उनका, जो कि घर भी पक्का नहीं है। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। दिन में दाल और राइस मतलब मैनेज कर पाते हैं। मीगर मतलब बहुत कम मात्रा में, बट देयर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। वो कभी भी उन पूरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए पूरा नहीं होता है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300। जो उनका बड़ा बेटा है वो भी इस तरह से टी शॉप पर ही काम करता है और ₹300 अ मंथ कमाता है। 10 year while his 10-year-old daughter takes care of younger siblings, none of the children go to school। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम है जो इस पॉवर्टी को मतलब आगे भी इसी तरह से बनाए रखेगी, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और जितना भी आपने स्टोरी से समझा, जो रामसरन है उनकी जो वाइफ है वो भी लिटरेट ही है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब है कि जो बड़े बच्चे को एक बार कभी दिलाए गए होंगे वही छोटा बच्चा पहनता है, उससे छोटा वाला, मतलब इस तरह से क्लोथ्स का स्टेप डाउन होता है। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल। जब अनवेयरेबल हो जाते हैं नए क्लोथ्स उनके लिए तभी आते हैं। शूज़ आर अ लग्जरी, शूज़ उनके लिए एक लग्जरी की तरह है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड हैं बच्चे। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। अब हम देखेंगे लाखा सिंह की कहानी। लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। अब क्योंकि ये रूरल एरिया की कहानी है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ ये रहते हैं। सो दे ऑड जॉब्स फॉर अ बिग फार्मर। बड़े फार्मर के यहाँ पर जॉब करते हैं, इनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। एट टाइम्स दे गेट ₹50 अ हार्ड डेज़ वर्क। मतलब एक दिन का उन्हें 50 रुपये मिलता है, जो कि बहुत मेहनत के बाद मिलता है। बट ऑफन इट इज़ काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। अब
खाने के लिए भी इनके पास जो है फूड की बहुत ही कमी रहती है, वो अभी आपने देखा। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। दिन के 2 वक्त का खाना भी ये अफोर्ड नहीं कर पाता है। लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। विलेज के बाहर ये एक कच्चे घर में रहते हैं। द वुमेन ऑफ द फैमिली spends the day chopping fodder and collecting firewood in the fields। जो फैमिली की जो वुमेन है वो क्या करती हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं उनके लिए चारा इकट्ठा करती हैं, उसको उनके लिए तैयार करती हैं और फील्ड से जाकर फायरवुड कलेक्ट करती है। हिज फादर इज़ अ टीबी पेशेंट। जो लाखा है उनके फादर जो हैं टीबी पेशेंट है, पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशन प्रॉपर मेडिकेशन ना मिलने की वजह से 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिसीज़ एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे। जो लाखा सिंह की मदर हैं, शी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज़। ऑल्दो द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर। स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल भी है पर लाखा कभी वहाँ नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 years old। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। तो देखेंगे कि आप यहाँ कितनी मतलब गरीबी है कि 10 साल की उम्र से ही लाखा जो है काम करना उसने शुरू कर दिया था और कुछ सालों में मतलब सालों में उनके नए कपड़े बनते हैं। सोप और ऑयल तो एक लग्जरी है फैमिली के लिए। दोनों ही केसेस से अगर हम उनको समराइज़ करें कि लैंडलेसनेस है, दोनों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज़ ऑफ फैमिली बहुत बड़ा है, इलिटरेसी है, यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, पुअर हेल्थ और मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं सभी, चाइल्ड लेबर हो रही है, ओके, हेल्पलेसनेस है, मतलब बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। तो ये इस केस से आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली पॉवर्टी किसको कहा जा रहा है और कितनी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 स्टोरीज से, इन दोनों स्टोरीज से आपने समझा कि पॉवर्टी को आपने बहुत बारीकी से देखा है। अब देखते हैं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स दिए हैं। सो यहाँ 2 इंडिकेटर्स की हम बात करने वाले हैं। एक तो सोशल इंडिकेटर, दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब है इनकम एंड कंजप्शन, मतलब इनकम अच्छी नहीं है और आपके पास खाने के लिए मतलब खाने और रहने की जगह नहीं है, उसको आप पॉवर्टी का इंडिकेटर मान रहे हो। क्या सिर्फ इतना ही है? अभी जो हमने स्टोरी समझी है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं लिटरेसी लेवल भी डिफाइन करता है पॉवर्टी को। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन पुअर हेल्थ कंडीशन भी डिफाइन करती है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो आप उसको क्योर करने के लिए अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं आपको। ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करती हैं पॉवर्टी में। ओके, इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ वेरी कॉमन। सो अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अभी स्टूडेंट्स मैंने 2 टर्म यूज़ की, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, तो हम इन्हीं को समझने वाले हैं। सोशल एक्सक्लूजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोशली एक सर्टेन ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना। और हम यहाँ कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, पुअर पीपल की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग। मतलब यहाँ क्या किया जा रहा है कि जो पुअर लोग हैं उनको पुअर सराउंडिंग में रहने के लिए ही मजबूर किया जाता है। ओके, ठीक है। According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying special equality of better off people in better off surrounding। उनको इंक्लूड किया जाता है जो better off people हैं। better off मतलब जो socially उनसे ज़्यादा better हैं, जो जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही हैं, जिन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। जो भी अभी हमने पॉवर्टी का जो भी इंडिकेटर्स देखे थे वो सब की कंडीशन में वो बेटर है, बेटर कंडीशन में है, तो सोशली उन लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के लिए, व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। यहाँ बोथ
cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। मतलब ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये अपने आप में कोज भी है किसका, पॉवर्टी का, एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। किस तरह से, कोज कैसे है, जब इस तरह के ग्रुप को अलग रखा जाता है बाकी सोसाइटी से, उनको बेसिक नीड्स जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है उनको बेटर ऑफ कंडीशन में जो है उनसे अलग रखा जाता है। ठीक है, क्यों अलग रखा जाता है, बिकॉज वो पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो ये क्या हो गया, कोज हो गया। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, क्योंकि उन्हें अलग रखा जा रहा है तो वो लोग वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ये जो ग्रुप है ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि जो इनकी सराउंडिंग रहती है वो भी पुअर पीपल की रहती है। तो जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लाइफ है, वो मतलब बेटर नहीं हो पाता है। अब आप एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, कि जैसे हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प्स आते हैं वो एक अलग पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, वो उस सोसाइटी में नहीं रहते जहाँ बेटर ऑफ कंडीशन वाले लोग रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि वो अपनी ही सराउंडिंग में रहते हैं, उनकी सोच का दायरा, उनकी जो रीच रहती है, ठीक है, एजुकेशन को लेकर जो उनका जो थिंकिंग रहती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास रहने वाले बच्चे हैं वो सब क्या है, वो सब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ एक कॉमन रहती है। मतलब उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता नहीं चल पाता है। अगर वो किसी बेटर स्टेटस वाले लोगों में रहें, ओके, जहाँ पे बच्चे अच्छी एजुकेशन मिल रही है जिनको, तो उससे क्या होगा, उन कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो उन पे उस संगत का असर होगा और वो भी धीरे धीरे करके बेटर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसी तरह से हमने देखा कि ये जो सोशल एक्सक्लूजन है इन लोगों का, ये कोज भी है क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो अलग रह रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंस भी है क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं तो वो ऐसे ही बने रहते हैं। ओके, बहुत मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इसके एक्सेप्शन भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे बने रहते हैं, लोग इम्प्रूव करते हैं, दूसरों को देखकर भी करते हैं और अपने स्ट्रगल से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपनी कंडीशंस को वो बेटर करने की कोशिश भी करते हैं। ब्रॉडली इसको अगर आगे देखें तो ब्रॉडली इट इज़ process through which individuals or group are excluded from facilities, benefits and opportunities that offer। ठीक है, इन सब चीज़ों से, वो फैसिलिटीज से, बेनिफिट से क्या रहते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं, अलग रहते हैं, जो कि दूसरे लोग एन्जॉय कर रहे होते हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका एक एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम भी हो सकता है। ओके, सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट and cause and more damage than having a very low income। ठीक है, तो अभी हमने इसको समझ लिया कि किस तरह से कोज है और कैसे कॉन्सिक्वेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम आगे देखेंगे वल्नरेबिलिटी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है बच्चों, कि एक ऐसा ग्रुप जो जिनकी कमिंग ईयर्स में पुअर रहने की जो संभावना है वो बनी रहती है। ओके, एक बार इसको पढ़कर हम इसको समझते हैं। 1 मिनट। हाँ, vulnerability to poor is a measure which describe the greater probability of certain communities। मतलब कुछ ऐसी communities और कुछ ऐसे individual हैं जो कि coming year में भी उनकी ऐसे बने रहने की possibility है। Say members of a backward caste और individual backward caste के जो member हैं उनकी आगे coming years में भी इस मतलब पॉवर्टी में ही रहने की कंडीशन बनी रहती है, और इंडिविजुअल सच एज विडो और अ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities। देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर देखो जैसे एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक का अफेक्ट जो है सब पे होगा, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा किस पे होगा, एक तो उन घरों पर सबसे ज़्यादा होगा कि जो कच्चा घर है, सपोज़ कच्चा घर है और एक बिल्डिंग है, अगर इस तरह से अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है, उसके चांसेस है अफेक्ट ना होने के, पर जो कच्चा घर है उसके टूटने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और अगर इसी अर्थक्वेक आता है, जो फिट लोग होंगे वो तो भागकर एक खुले मैदान में आ जाएंगे, और जो फिज़िकली हैंडीकैप है क्या वो जल्दी से आ पाएंगे खुले मैदान में भागकर, तो उनकी सिचुएशन क्या है, कुछ भी ऐसी सर्टेन कंडीशन आएगी तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको होगा, उन लोगों को होगा जो ऑलरेडी पुअर कंडीशन में। अब जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 में
सब पर ये अफेक्ट करा है, पर जितना ये पुअर लोगों को अफेक्ट किया है क्या उतना ही जो रिच क्लास है उनको अफेक्ट किया होगा? रिच क्लास के पास क्या था, उनके पास रिसोर्सेज थे और उन्होंने क्या किया, मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल जो केयर थी वो उनको फिर भी मिल पा रही थी। बट जो गरीब लोग थे उनको तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी, उनकी रीच ही नहीं थी उन तक। तो कोविड-19 का ज़्यादा अफेक्ट किसको, कौन हुआ है उससे ज़्यादा अफेक्ट? गरीब लोग उससे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अब जो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखें, जो गरीब लोग थे वो मतलब पैदल चल रहे थे, उनके पास नहीं था फैसिलिटी। पर जो फिर भी थोड़े सोशली जो ठीक लोग थे, जो बेटर कंडीशन में थे, उन्होंने क्या अपना रिज़र्व करा लिया या वो किसी भी तरह से अरेंज करके टिकट अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे थे। पर जो गरीब लोग थे उनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, ना उनकी उतनी रीच थी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कमिंग ईयर्स में भी जो वो सर्टेन ग्रुप है जिसकी यहाँ पर बात की गई है, कुछ कम्युनिटीज़ की बात की गई है, या जो फिज़िकली हैंडीकैप पीपल हैं, उनके लिए कमिंग ईयर्स में भी कंडीशन वैसी ही बनी रहेगी या उससे भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो ये है वल्नरेबिलिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल अर्थक्वेक एंड सुनामी का दिया हुआ है। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क्स। मतलब सोशल और इकोनॉमिक जो उनकी एबिलिटी है वो मतलब नहीं है उस तरह की कि वो इस तरह के रिस्क को क्या है हैंडल कर पाए। इन फैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर पीपल। दूसरे लोगों से ये बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, व्हेन बैड टाइम्स कम्स फॉर एवरीबडी, जब सबके लिए बैड टाइम आता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ अफेक्टेडनेस जो है वो इन लोगों पर, इस सर्टेन ग्रुप पर या ऐसे इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा होता है, वेदर अ फ्लड और एन earthquake और सिंपली अ फॉल इन अवेबिलिटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं ये समझ आए होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो आप इनको अच्छे से पढ़ें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करें।